ਚੰਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਬਚਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਵੀ डर के रहन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तनुज बंसल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द्रोणा बैच के अंदर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1, करंट यानी कि बिजली। बिजली की अगर हम बात करें तो ये हमारी फिल्मों में, हमारे गानों में हमेशा से ही है भाई। अगर आप फिल्मों के डायलॉग्स की बात करो या फिल्मों के गानों की बात करो तो एक डायलॉग था कि भाई लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अब पता नहीं भाई 440 वोल्ट का झटका लगने से बंदा बचे ना बचे, लेकिन गाना जरूर बन जाएगा। और इसी तरीके का गाना जो अभी मैंने गाया, पंजाबी गाना, वो भी बिजली के ऊपर ही बेस्ड था। और बिजली के ऊपर एक ये शेर भी है, शायद आप उससे ये इंस्पायर हो सके। शेर क्या है कि हाथ उसी का पकड़ो जो आपका साथ कभी ना छोड़े, जैसे कि बिजली की तार। शेर नहीं है, एक जोक है कि हाथ उसी का पकड़िए जो आपका साथ कभी ना छोड़े, बिजली की तारें आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आपको पकड़ के रखेंगी, आपको जकड़ के रखेंगे। इंस्पायर नहीं हो जाना भाई, इंस्पायर नहीं हो जाना। पता चला कि भाई उसके बाद मेरे पे नाम लगा दो कि सर ने बोला था कि बिजली की तारों को पकड़ लो, हमने उन तारों को जाके पकड़ लिया और पकड़े ही रह गए। तो ये बिजली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? हमारे गानों के लिए इंपॉर्टेंट है। 440 वोल्ट 220 वोल्ट का झटका लगे उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और हमारी सिलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी पढ़ाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो कि भाई बिजली के बिना अभी क्या है। मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, ये बिजली की वजह से ही पढ़ा पा रहा हूं। अगर बिजली ना हो तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा? आप मुझे कैसे देख पाओगे? अभी के एनवायरनमेंट में, अभी की दुनिया में बिजली के बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो इसी बिजली के कंसेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इससे इंस्पायर होके आप भी बिजली प्रोड्यूस कर सको, एडिसन बन सको, या बनने की कोशिश कर सको। चलिए भैया, पढ़ना क्या है सर? आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो। उसकी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो चलिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार लेक्चर की। बिजली 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 बिजली। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है यहां पे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भाई करंट को लिखते हैं आई से, इसको डोनेट करते हैं आई से, डेनोट, डोनेट नहीं, डेनोट करते हैं आई से। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन एरिया। मान लो आप कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम कर लो, मान लो ये आपने कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया अज्यूम कर लिया, ठीक है ना, ये एरिया आपने अज्यूम कर लिया, ऐसे पड़ा है, मान लो ऐसे पड़ा है। इसके थ्रू कितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है पर यूनिट टाइम? इसके थ्रू कितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है पर यूनिट टाइम? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। द टाइम रेट, टाइम रेट का मतलब चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज यहां पे फ्लो होके इसको क्रॉस कर रहा है? ये मेरे पास एरिया है, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, किसी भी चीज का एरिया हो सकता है, ये इसमें से क्रॉस करके ये जा रहा है, चार्ज इसमें से क्रॉस करके जा रहा है, तो चार्ज कितनी तेजी से इसको क्रॉस करेगा, वो करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किसके साथ रेट मेजर करना है? टाइम के साथ। तो करंट हम डिफाइन करते हैं चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, तो Q बाय T।
तो करंट हमारे पास होता है यहां पे चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो Q बाय टी हो गया यहां पे, करंट हमारे पास क्या हो गया, Q बाय टी, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अच्छा सर, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स होते हैं भाई, अगर इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें, SI यूनिट। अब देखो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम्ब, कूलम्ब, और नीचे क्या है, सेकंड। तो ये बन गया कूलम्ब पर सेकंड, और इसको बोलते हैं भैया एम्पियर। कूलम्ब पर सेकंड को ही बोलते हैं एम्पियर, ठीक है ना। इसके यूनिट क्या हो गए, एम्पियर हो गए भाई। SI यूनिट क्या हो गए, एम्पियर हो गए। ये वन ऑफ द 7 फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल, फंडामेंटल, मेंटल जो कि आप हो या मुझे भी कर दिया गया है। अभी शादी नहीं हुई है तो मैं नहीं हुआ हूं मेंटल, आप भी नहीं हो यार, मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। सर हमारी कौन सी शादी हुई है, नहीं पता है भैया, आपकी भी नहीं हुई है। तो वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये सब। तो उनमें से एक है ये करंट। करंट की कौन सी यूनिट है, एम्पियर। करंट की कौन सी यूनिट है, एम्पियर है। तो ये इसकी यूनिट हो गई, जो स्टैंडर्ड यूनिट हमें इसकी अज्यूम करनी होती है। चलो अब मान लो इसकी डायरेक्शन कैसे ली जाए। करंट की डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज अलोंग द, ऐसे बोलो, इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे उस तरफ करंट की डायरेक्शन लेनी है, उस तरफ करंट की डायरेक्शन लेनी है। समझ गए? यस सर, ये करंट की डायरेक्शन है। क्लियर? ओके सर। अब सुनो, कुछ एग्जाम्पल सोच दो सर। हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं, आपके लिए एग्जाम्पल बिल्कुल सोचेंगे। आओ सोचते हैं। मान लीजिए कि एक प्रोटॉन इधर से जा रहा है। वैसे तो प्रोटॉन को फ्री करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मान लो कि एक प्रोटॉन इधर से क्रॉस करके जा रहा है इसको टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। अब प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा इसके पास? प्लस ई। तो करंट कितना होगा? ई बाय टी। करंट कितना होगा? ई बाई टी। और डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, यह करंट की डायरेक्शन होगी, यह करंट की डायरेक्शन होगी, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कितना चार्ज है? ई है भैया, बस सिर्फ ई चार्ज है। तो भैया ई चार्ज क्रॉस कर रहा है कितने टाइम में? टी टाइम में। किसको? इस पर्टिकुलर एरिया को। अच्छा सर, अब सुनो सर, मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, टी टाइम में क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर। ये तो पहली एग्जांपल थी, ये दूसरी एग्जांपल कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, तो करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? ई बाई टी ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी ई ही है, ठीक है ना। ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, लेकिन डायरेक्शन इधर होगी। डायरेक्शन देखो करंट की किधर होगी? इधर होगी। क्यों भैया? इधर तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो है। करंट की डायरेक्शन क्या मानेंगे? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज का फ्लो इधर मान रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उधर मानना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ माननी पड़ेगी? राइट में माननी पड़ेगी सर। यस सर, यस। अच्छा सर, अच्छा इधर देखो फिर, और देखो, और मान लो एक प्रोटॉन इधर से जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, और टी टाइम में दोनों क्रॉस कर जाते हैं। टी टाइम में दोनों क्रॉस कर जाते हैं।
एक प्रोटॉन इधर से जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ध्यान से सुनो, अब करंट कितना होगा, गलती मत कर देना। सुनो, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है भैया, E। तो इसकी वजह से मैं करंट मान लेता हूं I1, इसकी वजह से मैं करंट मान लेता हूं I1 और इसकी वजह से करंट मान लेता हूं I2। तो I होगा I1 प्लस I2। I1 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, इस तरफ होगी ना, E/T। I2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, I2 की डायरेक्शन, सर आपने यहां पे प्लस क्यों लिखा है, ये तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये माइनस लिखना चाहिए ना आपको। अरे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ रहा है, इसका करंट तो राइट में होगा ना। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ रहा है, इसका करंट तो राइट में होगा, यानी कि प्रोटॉन का करंट भी उधर है और इलेक्ट्रॉन का करंट भी उधर है। समझ पा रहे हो, प्रोटॉन का करंट भी उधर है और इलेक्ट्रॉन का करंट भी उधर है, इसीलिए ये ऐड हो जाएगा। तो कितना बनेगा, 2E/T, खत्म। समझे भाई। और डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर, समझे, राइट की तरफ। क्लियर हुआ। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ करंट होगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ करंट होगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए 2 प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and 3 electrons, क्वेश्चन देखना, 3 electrons move from right to left, through a given area, क्वेश्चन साथ साथ लिखते रहे, through a given area in 1 second, फाइंड करंट। तो करंट निकालिए भाई। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि मैंने क्या लिखा है और उसके बाद करंट की वैल्यू निकालिए कि करंट कितना आएगा। अब मैं आपसे कैलकुलेशन करवा रहा हूं, आइए देखिए फिर सॉल्यूशन क्या होगा। सर इसका, सर हम बताएं। मैं भी बताऊंगा यार, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बताऊंगा। देखो भैया, ये एरिया मान लो कोई 2 प्रोटॉन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, और कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, 1 सेकेंड में। कितने टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, टाइम दे दिया इस बार, कितना टाइम लग रहा है इनको क्रॉस करने में, 1 सेकेंड। चलो अब करंट क्या होगा भैया, इस प्रोटॉन की वजह से करंट इधर होगा, क्या होगा, 2E/T। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, देखो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, लेकिन करंट तो इधर ही होगा, तो इनका भी करंट ऐड होगा, 3E/T। तो टोटल कितना हो गया भाई मेरे, 5E/T। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्योंकि टाइम की वैल्यू दी है तो आप E की भी वैल्यू पुट कर दो भाई। ये E की वैल्यू हो गई, टाइम की वैल्यू कितनी है, ये रही, समझे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 10⁻⁻19 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई भाई। कुछ नहीं किया हमने, टाइम की वैल्यू पुट करी है, 5 तो दिया ही हुआ है यहां पे, और ये चार्ज की हमारे पास वैल्यू है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस में तो बिल्कुल भी डाउट की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है मेरे हिसाब से, रत्ती भर भी डाउट की गुंजाइश नहीं बचती भाई, रत्ती भर भी। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़िए। चलो, महात्मा जी कह के गए हैं कि भले ही करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, कि ये लेफ्ट से राइट भी हो सकता है, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से भी नीचे हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में करंट आ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद करंट एक स्केलर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी कहलाती नहीं है। कारण लिखता हूं मैं, कोई आपसे पूछ भी सकता है, पता होना चाहिए। करंट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction, but still it is not a वेक्टर क्वांटिटी। फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, थोड़ा शॉर्टकट में डजंट लिख देते हैं, अच्छा लगता है ना। हाँ, डजंट फॉलो, एक एक वर्ड खा जाते हैं हम, खाने का बहुत शौक है ना, अभी खाना नहीं मिला है मेरे को। इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता। देखो भैया, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। कोई भी वेक्टर अगर किसी चीज को बोलना है तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, उसके पास पहली बात तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास डायरेक्शन तो होनी ही होनी चाहिए। सिर्फ ये दो चीजें काफी नहीं है, इट मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना चाहिए। अगर ये नहीं करता तो इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। सर करंट कैसे नहीं करता और कौन से लॉज की बात कर रहे हो आप, बताऊं? लॉज की मैं बात कर रहा हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कोई भी जिससे जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान देना मेरी बात, बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखो, मान लो एक तार है इधर, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, ठीक है। एक तार इधर है जिसमें 3 एम्पियर का करंट है, क्लियर। एक तार इधर से ऐसे कनेक्टेड है, एक तार इधर से ऐसे कनेक्टेड है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 इधर से 3 इधर से, कितना बन गया? 5। डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम इसे भी पाइथागोरस की तरह ऐड करते। आपको वेक्टर का रूल याद है ना कि दो चीजों का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है कि नहीं होता? ये दोनों तारों के बीच का एंगल है, मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है। अगर करंट वेक्टर होता तो क्या होता, मैं वो समझा रहा हूं। अगर करंट वेक्टर होता तो 2 और 3 के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहां पे आप cos 90, अगर थीटा को 90 पुट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर पाइथागोरस। सिंपली मतलब दो अगर परपेंडिकुलर चीजें हैं तो पाइथागोरस लगती है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो गई? 0 हो गई। याद है ना? अच्छा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट 13। गलत है, ये सरासर गलत है, ये सही नहीं है, ये सही है। डायरेक्ट ऐड होता है, स्केलर के तरीके से ऐड होता है। 2 और 3 5। भाई इस तार में 2 आ रहा है, इस तार में 3 आ रहा है, तो इसमें 5 जाएगा ना। अरे ऐसे थोड़ी होगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे थोड़ी करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये। तारों के बीच कोई भी एंगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि भाई इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। आपसे पूछा जाए इधर कितना जाएगा, आप बोलोगे 5 ही जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन तारों के बीच में क्या एंगल है, भले ही 90 ना हो, मान लो कोई भी एंगल थीटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें 5 ही जाने वाला है, 5 ही जाएगा और जाता ही रहेगा।
समझे भाई? तो करंट को हम स्केलर के तरीके से ऐड कर सकते हैं, करंट को स्केलर के तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसीलिए करंट को एक स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोला जाता, क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता या नहीं करती, नहीं करता। करंट मेल है ना भाई, हाँ बोलते हैं ना कि करंट इतना गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं करंट इतनी गई, ये करंट यहां चली गई, अरे ये तो चार्ज इधर चली गई, ऐसा थोड़ी बोलते, करंट गया। जेंडर डिफाइन होना चाहिए भैया। चलो एक सवाल आ गया आप लोगों के लिए। सर सवाल? हाँ सवाल आ गया है, देखो जरा। करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर, कह रहे हैं कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर बना दी, उसके थ्रू कह रहे हैं करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। पहले जो लिखा हुआ उसको समझ लो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, 1 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। ध्यान से सुनो भाई, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात आ गई है। करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम, ठीक है ना। चार्ज क्या होता है? NE बाय टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। NE बाय टी, NE बाय टी, ठीक है ना। तो चार्ज N मतलब N इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमसे पूछे गए और टाइम T, ठीक है ना। और ये हमारे पास करंट है, तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। एक तरीका तो देखो, ये 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर यानी कि 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर, ये देखो 10 रेज टू पावर -3, ठीक है ना। N पता करना है, ये चार्ज हो गया, ये टाइम हो गया जी। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है ना। इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से 1 सेकंड में पास होंगे। 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से 1 सेकंड के अंदर क्रॉस हो रहे हैं, समझे? ओके। अब सुनो, आगे आगे सुनिएगा। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं, ठीक है ना। तरीके को समझिएगा, ठीक है ना। उसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। इस रंग को थोड़ा सा फीका करते हैं, ज्यादा ही डार्क लग रहा है। ये तो यहां ऐड हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है यार। हाँ ठीक है, चलो सुनो। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको टीबी स्पेशल बताया था। टीबी स्पेशल क्या था, याद करो कि Q इज इक्वल्स टू NE होता है, ठीक है ना। मान लो मैंने उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि किसी बॉडी पे चार्ज 1 कूलम है। कितना चार्ज है? 1 कूलम, ये गिवन है, इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। अगर किसी बॉडी को मुझे 1 कूलम चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। बोलो भाई, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये N की वैल्यू उस टाइम पे मैंने आपको निकाल के दिखाई थी कि अगर किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना है तो इतनी वैल्यू आती है, और मैंने आपको बोला था ये याद करना है। इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड to charge to be removed from body to charge it by 1 कूलम, to charge it by 1 कूलम। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ते हैं। इसका आंसर मैंने आपको याद करवाया था, मैंने आपको बोला था ये याद करना है, आगे कहीं पे यूज हो सकता है, कहीं पे भी। ये याद करने के लिए बोला था मैंने आपको,
याद करने के लिए बोला था भाई। ठीक है जी। अब देखो यहां पे, अब हमारे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें चार्ज तो नहीं है, करंट है। ठीक है ना, करंट है। टाइम तो 1 सेकेंड है, तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है ना, टाइम तो 1 आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, नहीं पड़ रहा है। तो इधर देखो, अब करंट इंटू टाइम, ठीक है ना, अब देखना यहां पे करंट इंटू टाइम, यहां पे किसके बराबर आ गया, एन इंटू ई। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, करंट इंटू टाइम एन इंटू ई, ये एन इंटू ई चार्ज हो गया, करंट इंटू टाइम चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हमें देखो दिया हुआ 10⁻³ और ये दिया हुआ 1, ये दिया है 10⁻³ और ये दिया 1। अब अगर ये 1 कूलम होता, ठीक है ना, अगर ये 1 कूलम होता तो ये आंसर होता। अब 10⁻³ है, 10⁻³ है, तो यहां पे 10⁻18 नहीं आएगी, 10⁻15 आ जाएगी। समझ पा रहे हो, कुछ नहीं हुआ, 1 मिली एम्पियर है, ये 10⁻³ है। अगर मुझे याद है, मुझे पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज। करंट इंटू टाइम क्या होता है, एनई यानी कि चार्ज। हमें एन निकालना है, ठीक है ना। ये 10⁻³ और ये 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आ गया, 10⁻³ आ गया। आया कि नहीं आया, आया ना। तो एक की जगह 10⁻³ आ गया, 10⁻³ आ गया है भाई, 1 की जगह पे ये आ गया है। तो इसका मतलब यहां पे भी -3 घटा दो, तो यहां पे ये रहा, सीधा सीधा आंसर। ठीक है ना, टीबी स्पेशल सीधा सीधा आंसर टिक कर सकते हो, और कुछ भी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है सर, बहुत क्लियर हो गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको यह चीज क्लियर हो चुकी है। आगे आओ फिर, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको करंट की एवरेज या इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए सर। सुनो, मान लो चार्ज गिवन है, आपको चार्ज गिवन है इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है ना, चार्ज गिवन है। पहली बात, चार्ज अगर आपको गिवन है तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस यानी कि उसी टाइम पे, तो आप लिखोगे dQ/dt, dQ/dt। अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो आप उसको लिखोगे dQ/dt। नॉर्मली इसको I भी लिख सकते हो, नॉर्मली इसको I भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। dQ/dt यानी कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको चार्ज को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। करंट क्या होता है सर, करंट होता है सर चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब चीजें वेरिएबल आ जाती हैं तो हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहां पे भी जब चीजें वेरिएबल आएंगी तो हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले अगर आपको चार्ज गिवन है तो करंट निकालने के लिए आपको dQ/dt करना है। क्या करना है, dQ/dt करना है। अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जाती है करंट की, अगर आपसे I एवरेज पूछा जाता है, एवरेज वैल्यू, तो वो होती है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई अगर आपको किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू निकालने के तरीके लगभग सेम ही होते हैं। आप याद करो, एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी तरीके से एवरेज अगर हमें करंट निकालना है तो ऊपर टोटल चार्ज फ्लो जितना भी हुआ अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितने भी टाइम में वो हुआ, जितने भी टाइम में वो हुआ, समझे। तो एवरेज इसको बोला जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, Q2 माइनस Q1
बाय T2 माइनस T1, ये आपको एवरेज के लिए करना पड़ेगा। टोटल चार्ज फ्लो को डेल्टा क्यू से लिख रहा हूं मैं, अपॉन डेल्टा टी। तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम में भी फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी टाइम इंटरवल होगा। एवरेज हमेशा टाइम इंटरवल के थ्रू निकाली जाएगी। एवरेज हमेशा किसके थ्रू निकाली जाएगी? एक टाइम इंटरवल के थ्रू निकाली जाएगी, ठीक है ना। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। रखोगे? हाँ सर, रखेंगे। तो आइए फिर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल प्रस्तुत है। सर एग्जाम्पल क्या है? ये एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल। सर फिर एग्जाम्पल भी बता दीजिए। आइए एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं, डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलो भैया, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ये है चार्ज Q, कूलम्ब में है, T है टाइम, सेकंड्स में है। टाइम किस में है? सेकंड्स में। ये चार्ज की इक्वेशन दे रखी है 4t स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। 4t का स्क्वायर, 40 नहीं, 4t का स्क्वायर प्लस 5। तो आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है? फाइंड करंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये पहला पार्ट है कि आपको 2 सेकंड पे करंट बताना है। दूसरा पार्ट, एवरेज करंट इन इंटरवल ऑफ 1 to 3 सेकेंड। 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है। 1 से लेके 3 सेकंड के बीच में करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है। क्लियर है? ओके, बहुत आसान, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको सॉल्व करना। हाँ सर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आइए फिर, अभी आपने पॉज तो कर ही ली होगी वीडियो, नहीं करी है तो अभी भी कर लो, मेरे बोलते बोलते कर लो और सॉल्व करो। अब आओ इधर। करंट कैसे निकालेगा? करंट निकालेगा, मेरे अंदर से करंट निकलेगा। वो होता है ना, कौन सा, मेरे को याद आ रहा है, गोलमाल पिक्चर थी। गोलमाल में वो होता है ना जो सांप बन के आता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ऐसा सा कुछ होता है वो। तो उसको करंट दे दे के, पानी में करंट दे दे के कैसे उछालते हैं, बार बार कैसे उछालते हैं, कैसे उछालते हैं, शौक लगता रहता है। खैर, करंट एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे करंट बताना है। 2 सेकेंड मतलब उस इंस्टेंट पे, एवरेज नहीं, उस इंस्टेंट पे पूछा है। तो उस इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करो भैया, डिफरेंशिएशन इसका। 4t स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? t स्क्वायर का 2t और 5 का 0 बन गया 8t। करंट की वैल्यू कितनी बन गई? 8t। अब टाइम की वैल्यू रखो, सीधा सीधा आंसर आएगा। हाँ सर, पुट कितने सेकंड पे निकालना है? t इज इक्वल्स टू 2 पे। तो 8 इंटू 2 कितना आ गया? 16 एम्पियर। कितना आ गया? 16 एम्पियर आ गया भाई। 16 एम्पियर करंट की वैल्यू है, 16 एम्पियर वैल्यू है। क्लियर? यस सर। कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे। किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो। 1 सेकंड पे निकालनी है, टाइम की वैल्यू 1 रख दो, 8 आ जाएगा। 3 सेकंड पे निकालनी है, 24 आ जाएगा। 8 इंटू 3 24। ठीक है जी, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा पार्ट, एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है जी? अभी बताया था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यानी कि Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1 बाय T2 माइनस T1। ठीक है ना, यही होता है।
ठीक है ना, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इधर देखो अब T1 टाइम 1 से 3 सेकंड का इंटरवल है, 1 से 3 सेकंड का इंटरवल है। देखो जरा इधर दिख रहा है, हाँ, तो T1 की वैल्यू कितनी है? 1 सेकंड। T1 की वैल्यू है 1 सेकंड। उस पे चार्ज निकालो, पहले Q1 निकालो, Q1 निकालो, ले लो, इस इधर पुट करो, कर लो पुट। 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 4 प्लस 5 हो गया, ये कितना हो गया? 9 कूलम्ब उस टाइम पे चार्ज, ठीक है ना। T2 कौन सा इंटरवल डालोगे बेटा? 3 सेकंड। अब वैल्यू क्या डालोगे? 1 से 3 सेकंड का इंटरवल है ना, तो 3 डालोगे। आओ 3 डाल के देखते हैं भाई। 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5, तो 41 कूलम, 41 कूलम भाई, 41 कूलम। क्लियर हो गया? ये 9 कूलम, ये 41 कूलम। फिर सर अब क्या करें? अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एवरेज निकालनी है आपको। Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1, तो 41 माइनस 9 अपॉन T2 माइनस T1, 3 माइनस 1, तो 32 बाय 2, यानी कि 16 एम्पियर ही इसकी एवरेज वैल्यू भी आ गई। 16 एम्पियर ही इसकी एवरेज वैल्यू भी आ गई। ये किस्मत से है कि दोनों आंसर सेम आ गए, वरना जरूरी नहीं है। सर इंस्टेंटेनियस भी 16 आ गई और एवरेज भी 16 आ गई, हमेशा नहीं आएंगे। ये तो किस्मत से सेम आ गए, यहां पे किस्मत से सेम आ गए, ठीक है जी, ओके। तो ये करंट की एवरेज वैल्यू भी मैंने आपको निकाल के दिखा दी कि कितनी आ रही है, 16 आ रही है, 16 आ रही है। अच्छा, अब एक चीज सुनो, टीबी स्पेशल। TB special for linear variations. Linear variations. Example, जैसे करंट 3T हो गया, करंट 8T हो गया, करंट 4T प्लस 5 हो गया, या करंट 3T प्लस 9 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है ना। लीनियर वेरिएशंस का पता कैसे चलता है? जिसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसमें t की पावर 1 होती है, t की पावर 1 होती है, उसमें क्या होती है? t की पावर 1 होती है। तो ऐसे केसेस में एवरेज वैल्यू जो आती है इज एग्जैक्टली एट मिडल। जो एवरेज वैल्यू है वो बिल्कुल बीच में आती है, बिल्कुल बीच में आती है भाई, एग्जैक्टली मिडल पे आती है। एवरेज वैल्यू बिल्कुल 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 मिडल पे आती है, समझे? एवरेज वैल्यू बिल्कुल मिडल पे आती है, बिल्कुल मिडल पे। कैसे सर? अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था? करंट क्या था उसमें? 8T। क्या था? करंट क्या था? 8T। कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन है। अच्छा, गिवन इंटरवल कौन सा है? गिवन इंटरवल 1 से 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड। इसका बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट चूज करो, बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल। इसका मिडल क्या होगा बताओ? मिडल क्या होगा? 2 सेकेंड। 2 पुट कर दो, बस पुट करो 2। 8 इंटू 2 16 एम्पियर। खत्म, खत्म, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। जब भी लीनियर वेरिएशन हो किसी भी चीज का, यह सिर्फ इसके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ करंट के लिए नहीं कह रहा, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में बता रहा हूं भाई, जिसमें टाइम की पावर सिर्फ आपको 1 दिखाई दे और कोई टाइम की पावर नहीं होनी चाहिए।
और कोई टाइम की पावर नहीं होनी चाहिए वहां पे, टी का स्क्वायर, टी का क्यूब, टी का कुछ नहीं होना चाहिए, और सिर्फ टाइम की पावर 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो लीनियर वेरिएशन कहलाएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा। तो उसमें लीनियर वेरिएशन में जो भी इंटरवल आपको दिया हो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, जिस भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालनी है, हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? करंट की। तो करंट का ग्राफ देखो, करंट की इक्वेशन देखो, मिडल पे बिल्कुल खत्म, खलास। समझे? समझ गए सर, समझ गए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पे। चलो अच्छा जी, दूसरा केस, अगर करंट गिवन है, अगर करंट गिवन है, अगर आपको करंट गिवन है तो आई होता है डी क्यू बाई डी टी। करंट से चार्ज कैसे निकालना है? देखो ये तो मैंने आपको सिखाया कि चार्ज अगर गिवन हो तो करंट कैसे निकालना है, ठीक है ना? चार्ज अगर गिवन हो तो करंट कैसे निकालना है? इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएशन होगा। एवरेज के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसमें डेल्टा यूज होता है, ठीक है जी? एवरेज के लिए डेल्टा, इंस्टेंटेनियस के लिए डी, यानी कि डिफरेंशिएशन। अगर आपको करंट गिवन है तो उससे चार्ज कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना आपको, इसको इधर ले जाओ, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। तो बस दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन, अगले स्टेप में कर देता हूं मैं, दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना? इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपको टोटल चार्ज फ्लो मिल जाएगा। लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना भाई? डी क्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी तो टोटल चार्ज आएगा, ठीक है ना? तो टोटल चार्ज फ्लो के लिए आपको कुछ नहीं करना, करंट का इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा। समझे भाई? टोटल चार्ज फ्लो इससे आपको मिल जाएगा। सर थोड़ी प्रैक्टिस करवा दीजिए। हाँ सर, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आओ 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 जमुना दास, आओ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जेनी, ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए स्पेशली। क्वेश्चन क्या है? करंट है 2t + 3। इसमें करंट किस में है? एम्पियर में, और टाइम किस में है जानी? सेकेंड में। करंट किस में है? एम्पियर में, टाइम किस में है? सेकेंड में। तो आपको क्या बताना है? फाइंड चार्ज फ्लो इन एन इंटरवल, ठीक है ना? चार्ज फ्लो इन एन इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में चार्ज फ्लो निकालिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है, बस इंटीग्रेशन करना है। अभी बताया डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी, बस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो करंट कितना है? 2t + 3, और साथ में यहां पे क्या है? dt। 2t + 3 और साथ में क्या है? dt, ठीक है जी? चलो फिर 2t + 3 साथ में dt, अब लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना? तो इधर से हमारे पास टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, 0 से 2। अब इसको अलग करो, 2t dt + 3 dt, 2t dt + 3 dt, यही होगा, यही होगा, ठीक है ना? 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन t dt, यहां पे 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन dt। देख लो भैया जरा, देखो जरा, 0 से 2, 0 से 2, यस सर। तो t dt का इंटीग्रेशन t² / 2,
भाई टी की पावर 1 है ना। हाँ, अरे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाय 2। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो यहां पे t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वेयर बाय 2 लिमिट 0 से 2, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t और लिमिट 0 से 2। पुट कर दो जो भी चीजें गिवन है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर लिमिट पुट करो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहां पे पुट करो 3 और t की लिमिट पुट करो 2 माइनस 0। तो ये बन गया 4 और ये बन गया 6। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 10। कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है भाई। कितना चार्ज फ्लो हुआ है, 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। सिंपल एंड स्ट्रेट मैथमेटिक्स है जो मैंने आपको यहां पे करके दिखाया, ठीक है ना। 10 कूलम जो है यहां पे चार्ज फ्लो हुआ है, हुआ है, समझे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बिल्कुल हो गया सर। करंट की वैल्यू 2t प्लस 3, 0 से 2 सेकंड के बीच में हमें टोटल चार्ज फ्लो निकालना है। करंट का कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग कर लिया। 2 कांस्टेंट है, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, टी स्क्वायर लिमिट पुट करो, टी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट पुट करो, ये बन गया 4, ये बन गया 6, खत्म, बात ही खत्म, ठीक है ना। सीधा सीधा हमने यहां पे आंसर निकाल दिया और हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। कौन सी वैल्यू आ गई है, सॉरी चार्ज की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू। पानी पी ले जाए, पी लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोनों जगह आ सकते हैं भाई, बोर्ड में भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं। इस तरीके के कोई मना ही नहीं है कि भाई बोर्ड में नहीं आएंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो सिर्फ नीट में ही यूज होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, कोई रूल नहीं है ऐसा। आओ फिर, करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज आई इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, I is equals to 80 square where A is constant. The total charge flown through a cross section in time t1 is equals to 0 से लेकर के t1 is equal t2 is equals to 2 सेकेंड तक। देखो भैया, टोटल चार्ज फ्लो आपसे पूछा गया है, dq is equals to I dt होता है इंटीग्रेशन। तो क्या लिखेंगे, I की वैल्यू है 80 स्क्वायर dt, I की वैल्यू है 80 स्क्वायर, ठीक है ना। a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, टी स्क्वेयर डी टी, इंटीग्रेशन करो, टी स्क्वेयर टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया तो ये बना 80 क्यूब बाय 3। लिमिट पुट करने का वक्त आ गया है 0 सेकंड से 2 सेकंड, 0 सेकंड से 2 सेकंड। तो a यहां पे 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बाय 3, 2 का क्यूब होगा 8 और बाय 3, तो a इंटू 8 बाय 3 यूनिट्स, ठीक है ना। यूनिट नहीं लिखी हुई, बस उन्होंने यूनिट डाल दिया बस, ठीक है ना। तो ये आंसर है भाई, देख लो जरा, सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में टोटल चार्ज फ्लो हमें देखने को मिल गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या ही है, देखो इंटीग्रेशन है तो सही, लेकिन कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है भाई, बड़ा आसान इंटीग्रेशन है भाई। इस इंटीग्रेशन में क्या ही दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। a इंटू 8 बाय 3, खत्म खत्म खत्म। यस सर, खत्म हो गया सर। तो ग्राफ देख लिए जाए क्या, ग्राफ देख लिए जाए। हाँ, पहले तो चार्ज और टाइम के बीच ग्राफ, चार्ज और टाइम के बीच कोई भी ग्राफ हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ग्राफ है, कैसा भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा। इसकी जो स्लोप होगी, अब आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। जैसे एक्स वाई ग्राफ होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप।
इसी तरीके से dq बाई dt, इसकी क्या हो गई, स्लोप। तो करंट आपको मिल जाएगा QT ग्राफ की स्लोप से। चार्ज टाइम का अगर आपको ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी, करंट बताएगी। इस ग्राफ की जो भी स्लोप होगी वो आपको क्या बताएगी, करंट बताएगी। इस ग्राफ की जो भी स्लोप होगी वो आपको क्या बताएगी, करंट बताएगी। समझे, क्लियर हुआ? अरे देखो इधर, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, चार्ज और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, चार्ज और टाइम का ग्राफ दे रखा है आपको, ऐसा कुछ ग्राफ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है। ये है 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड, ठीक है ना। आपसे पूछा गया कि 1 और 2 सेकंड पे करंट की वैल्यू बताओ, फाइंड करंट एट t इज इक्वल्स टू 1 एंड t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। कुछ नहीं करना, आपको इस ग्राफ की स्लोप देखनी है। इस पॉइंट पे स्लोप देखो जरा, देखो जरा स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ करो, कितनी स्लोप है, 0। इस पॉइंट पे देखो कितनी स्लोप है, 0। दोनों जगह पे स्लोप क्या आ रही है, 0। तो आंसर इसका भी 0 और आंसर इसका भी क्या होगा, 0 होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चार्ज और टाइम का ग्राफ दे रखा है, उसकी जो स्लोप होती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो आपको करंट की वैल्यू बताएगी। खत्म। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि चार्ज टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है तो उसकी स्लोप आपको करंट बताती है। अच्छा सर, अब दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर आईटी ग्राफ गिव्स अस चार्ज फ्लो। हमें आईटी ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो हमें चार्ज फ्लो बताता है। कैसे, बता रहा हूं। मान लो आपका करंट और टाइम ग्राफ हमें गिवन है, करंट और टाइम ग्राफ हमें गिवन है। सपोज करो, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो ये है, मान लो ये करंट है आई नॉट, ठीक है ना, ये टाइम इंटरवल है टी, ये 0 है। तो इसके नीचे का मैं एरिया निकालता हूं, इसके नीचे का मैं एरिया निकालता हूं। ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल, ये लेंथ कितनी है बेटा, आई नॉट, ये लेंथ कितनी है, टी। तो एरिया क्या बन गया, आई नॉट इंटू टी, और ये है करंट इंटू टाइम। ये क्या है, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम क्या होगा, चार्ज फ्लो। करंट इंटू टाइम क्या होगा, चार्ज फ्लो। भाई चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम करंट होता है, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम करंट होता है। तो करंट इंटू टाइम क्या बन गया, चार्ज फ्लो। समझ में आया, करंट इंटू टाइम क्या बन गया, चार्ज फ्लो बन गया भाई, चार्ज फ्लो बन गया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर कि ये क्या बन गया, चार्ज फ्लो। यानी कि इसके नीचे का एरिया जो होगा, इसके नीचे का एरिया जो होगा करंट टाइम ग्राफ का, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, ये मात्र एक एग्जांपल था। मैं ये नहीं कह रहा ग्राफ ऐसा बनेगा, ये भी मात्र एक एग्जांपल था, ठीक है ना, वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है ना। ग्राफ कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके नीचे का एरिया आपको चार्ज फ्लो बताएगा। उसके नीचे का एरिया आपको क्या बताएगा, चार्ज फ्लो बताएगा। क्लियर, यस। कोई भी कैसा भी एग्जांपल ले लो, मान लो ये करंट, ये 2 सेकंड, ये करंट एम्पियर्स में है और ये 5 है। तो आपसे पूछा जाए कि 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में चार्ज फ्लो,
0 से 2 सेकंड में चार्ज फ्लो, आपको कुछ नहीं करना, एरिया निकाल दो बस, आपको कुछ नहीं करना, एरिया निकाल दो, 0 से 2 सेकंड के बीच में एरिया निकाल दो। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल यही होता है, हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 5, हाइट कितनी है 5, तो कितना आ गया आंसर 5 कूलम। टोटल चार्ज फ्लो कितना आ गया भाई 5 कूलम। सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में, बस कुछ नहीं करना, उसके नीचे का एरिया निकालना, बस एरिया निकालना आपको आना चाहिए, काम खत्म, बस खल्लास हो जाएगा काम। तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ क्या देता है, चार्ज फ्लो, और स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ क्या देता है, करंट। देखो चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो करंट आता है, तो चार्ज की स्लोप, चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप करंट बताएगी। इसमें उल्टा, करंट को इंटीग्रेट करते हो तो चार्ज आता है, करंट को इंटीग्रेट करते हो तो चार्ज आता है, करंट के नीचे का एरिया, करंट टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया आपको चार्ज फ्लो बताएगा। याद रहेंगी दोनों चीजें, दोनों चीजें याद करनी है भाई, दोनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, पूरे तरीके से क्लियर होने चाहिए, रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, रत्ती भर। रत्ती समझते हो, रत्ती, रत्ती मतलब जरा सा भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है भाई, कोई भी। आगे बढ़ते हैं फिर, इसी खुशी में सर आगे बढ़िए। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे यार, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, आगे बढ़े बिना कैसे चलेगा। देखो जरा इधर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा ठीक है ना, ओमेगा नहीं, मेघा से कोई लेना देना नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। देखो मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है ना, हाँ सर्कल है, बताने की क्या जरूरत है सर, सर्कल ही है, रेडियस इसका आर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है एक जो कि रिवॉल्व कर रहा है, मान लो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, मान लो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, कितनी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, कितनी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो इसमें करंट और उसकी डायरेक्शन बतानी है। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन करंट की, बेटा करंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ACW लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे माननी पड़ेगी भाई, करंट कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको, क्या ये बात क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है सर, हो तो ये भी सकता है, तो करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा, बस ओके। अच्छा अब करंट की वैल्यू, करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, E, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है E, E दिख रही है बत्ती सी, दांत दिख रहे हैं मेरे, हाँ ब्रश किया है मैंने यार, ब्रश किया है। अपॉन टाइम, कितना टाइम इसको लगता है पूरा चक्कर काटने में, चार्ज बाय टाइम, इस चार्ज को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को बोल दिया कैपिटल T। इसका टाइम पीरियड जो सर्कुलर मोशन का होता है, जो सर्कुलर मोशन का होता है, इसका टाइम पीरियड, सुनो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, याद आ रहा है, ओमेगा की फॉर्म में 2 पाई बाय ओमेगा, तो करंट आ गया E ओमेगा बाय 2 पाई। डायरेक्शन क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्या आ गया E ओमेगा बाय 2 पाई। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है भाई, ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, क्रिस्टल क्लियर। चलो अदर फॉर्म्स में भी इसको लिखा जा सकता है, सवाल तो सॉल्व हो गया, सवाल तो सॉल्व हो गया, अदर फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है इसको, दूसरे तरीकों से भी लिखा जा सकता है। सर कैसे, बता रहा हूं। ओमेगा देखो V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को V बाय आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर वेलोसिटी दी हुई है, अगर आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है भाई, v दी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना, ओमेगा की जगह v बाई आर रख दो बस। तो ये बन जाएगा ev बाय 2 पाई आर, ये बन जाएगा ev बाय 2 पाई आर। देख लो ध्यान से, ओमेगा की वैल्यू v बाई आर रखो, ओमेगा की वैल्यू v बाई आर रखो, रख के देख लिया करो यार, रख के देख लिया करो। जब भी आपको लगे कि अरे सर ये एकदम से कैसे हो गया, तो भैया वीडियो को पॉज कर लिया करो, रख के देख लिया करो कि क्या सच में आ रहा है। ओमेगा की वैल्यू v बाई आर, खत्म, ओके। और कौन सा फॉर्म है सर? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी हो सकता है आंसर। ये सबसे आसान आंसर है, अभी बता रहा हूं आपको। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखो, ई बाई टी था, 1 बाई टी का क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी, ई इंटू एफ, खत्म। चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, खल्लास। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अलग से बना देता हूं। तो ई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की फॉर्म में ई ओमेगा बाय 2 पाई, ई वी बाय 2 पाई आर, ई इंटू एफ। समझे? कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है, ये लर्न करना है आपको कि चार्ज बाय टाइम करना है आपको, बस चार्ज बाय टाइम करना है, ठीक है ना, चार्ज बाय टाइम पीरियड करना है, ये लर्न कर लेना बस। बाकी ये सब लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है फालतू में। ये थोड़ी याद करोगे, ये थोड़ी याद करोगे, ये थोड़ी याद करोगे, पता ही है आपको। क्या टाइम निकालना नहीं आता क्या? टाइम को 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम को 2 पाई बाय ओमेगा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को v बाय आर भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा भाई हमारा आंसर, सीधा सीधा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज को याद कर लेना, बाकी चीजें, सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से भी आप कोई फॉर्मूला याद करना चाहते हो कर लेना, लेकिन एक ही करो, या ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। भूलना मत, लेकिन उसे क्या दिया हुआ है वो देख लेना, यूनिट्स देख लेना कि क्या दिए हुए हैं, ठीक है ना। सर्कल में अगर चार्ज घूम रहा है ये उसके लिए है, ये किसके लिए है? अगर सर्कल में चार्ज घूम रहा है तो। यस सर, यस, ओके ओके। आओ फिर अब हम बात करते हैं करंट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में किस तरीके से फ्लो करता है। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के अभी तक बेसिक्स देखे हैं कि करंट क्या होता है, किस तरीके से करंट निकाला जाता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अलग अलग सिचुएशंस में करंट कैसे निकाला जाएगा वो देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग सब्सटेंसेस में करंट किस तरीके से फ्लो करता है, अलग अलग सब्सटेंसेस में। जैसे सर, जैसे मान लो सबसे पहले कंडक्टर्स, कंडक्टर्स में जो करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने आपको बताया है, विच कैन मूव इजीली, जो इजीली मूव कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स में करंट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मेन कारण ये है, कंडक्टर्स के करंट का कारण ये है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर दो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते होंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फ्लो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फ्लो होता है। एक तरफ पॉजिटिव आयंस फ्लो करते हैं और एक तरफ नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं, ठीक है ना। इस एक तरफ पॉजिटिव आयंस फ्लो करते हैं और एक तरफ नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं। तो इसमें जो करंट होता है वो करंट पॉजिटिव आयंस की वजह से प्लस करंट नेगेटिव आयंस की वजह से, दोनों की वजह से होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट होता है, करंट ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दोनों की वजह से करंट आएगा। कंडक्टर्स में करंट किसकी वजह से आता है?
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, प्रोटॉन नहीं फ्लो करते। इसमें करंट किसकी वजह से आता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से आता है। पॉजिटिव आयंस होंगे और नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। अब पॉजिटिव आयंस उधर जा रहे हैं तो इनका करंट उधर है। देखो ध्यान से, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आयंस उधर जा रहे हैं तो करंट का फ्लो उधर है। नेगेटिव आयंस लेफ्ट में जा रहे हैं, लेकिन इनका भी करंट तो उधर ही होगा। इनका भी करंट, अरे नेगेटिव आयंस लेफ्ट में जा रहे हैं सर, लेकिन इनका करंट तो इधर ही होगा। तो दोनों का करंट क्या होगा? ऐड होगा। दोनों का करंट क्या होगा? ऐड होगा। आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, तो दोनों करंट क्या हो गए? ऐड हो गए। समझे? समझे बंधु? समझ गए सर, समझ गए। ओके, अब देखो आगे। ये हो गया यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट हो गया है यहां पे। अब सुनो आगे की बात। एक मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है, 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है। इसमें जो करंट होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो होता ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो होता ही होता है, और होल्स की वजह से भी होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। किसमें सर? कंडक्टर्स में। तो फिर सर हमें कौन सा करना है? देखो, कंडक्टर्स पे पूरा चैप्टर ये है, दिस चैप्टर। इस चैप्टर में तो सिर्फ कंडक्टर्स का जिक्र होगा। ये किस में करेंगे सर? केमिस्ट्री में। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये किस में करेंगे सर? लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ 12th फिजिक्स। ये 12th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा आपका, ठीक है जी। तो ये लास्ट में करेंगे। ये दोनों मुझे करवाने हैं। ये केमिस्ट्री में आपका हो ही रहा होगा या हो जाएगा, और ये अभी करेंगे, ये एंड में करेंगे। अभी करेंगे, एंड में करेंगे, अभी करेंगे, एंड में करेंगे। अरे तार कहां आ रही हो भैया? जाओ पीछे यार, जाओ। हाँ चलो, अब सुनो। अब करंट कंडक्टर्स में बात करनी है भाई इस चैप्टर में। चक्कर आने लग गए मुझे। अब सही है। हाँ, अब कंडक्टर्स में करंट की बात करनी है। कंडक्टर्स में करंट की बात करने के लिए एक अंकल थे हमारे, ओम अंकल। ओम अंकल थे। तो इन्होंने लॉ दिया था कंडक्टर्स में करंट के लिए, सिर्फ कंडक्टर्स में करंट के लिए। ओम्स लॉ फॉर द करंट इन कंडक्टर्स। क्या लॉ था? आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो आइए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, और आगे की जो बातें हैं वो भी हम कर लेंगे। आइए, तो ओम्स लॉ फॉर करंट इन कंडक्टर्स। तो ओम्स लॉ था क्या सर? बड़ी बढ़िया सिंपल बात है। एक सर्किट बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? ये बैटरी होती थी, ठीक है ना, V वोल्टेज की बैटरी, V वोल्टेज की बैटरी। इसकी वजह से इसमें चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो हुआ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता था हायर पोटेंशियल। जो भी पॉजिटिव शो कर रखा है उसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और जो भी नेगेटिव शो कर रखा है उसका मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक है जी, समझ गए? V का क्या मतलब होता था? V का मतलब होता था वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते थे? वोल्टेज, या फिर इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, तो इन दोनों का कोई डिफरेंस होगा ना, तो वो डिफरेंस V है। ये क्या लगाई है? बैटरी लगाई है। ये क्या चीज है सर?
रेजिस्टेंस, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू अब चार्ज फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर भी आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है क्या उसी तरफ करंट होता है? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है क्या उसी तरफ करंट होता है? तो ये जो फ्लो है ये किसका फ्लो है? पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है ना, उसको हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा ऐसे बना दूं तो ये किसका फ्लो है? नेगेटिव चार्ज का, या हम कहें इलेक्ट्रॉन्स का, या हम किसका कहें? इलेक्ट्रॉन्स का। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उल्टा, करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, उल्टे। समझे भाई? क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? नेगेटिव चार्ज हैं। ओम ने क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। उसने बैटरी की वोल्टेज की वैल्यू बदल के देखी, बार बार बदल के देखी। पहले 5 रखी, फिर 10 रखी, फिर 15 रखी, रखता गया, चेंज करता गया। उसने देखा कि जो मुझे करंट मिल रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई कर रहा हूं करंट उसके हिसाब से मिल रहा है। मैं इसको बढ़ा रहा हूं ये बढ़ रहा है, इसको बढ़ा रहा हूं ये बढ़ रहा है, इसको बढ़ा रहा हूं और बढ़ रहा है। वोल्टेज और बढ़ा दी करंट और बढ़ गया, वोल्टेज और बढ़ा दी करंट और बढ़ गया। समझे? वोल्टेज डबल कर दी करंट डबल हो गया, वोल्टेज ट्रिपल कर दी करंट ट्रिपल हो गया, वोल्टेज 4 गुना कर दी करंट 4 गुना हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आ रहा है। ये देखा किसने? ओम ने। किसने देखा? ओम ने। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां पे कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे यहां पे कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है R। इसको बोला जाता है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझे? तो कोई ना भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे तो क्या आना चाहिए? कोई कांस्टेंट आना चाहिए। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? देखो, ओम्स लॉ की डेफिनेशन है द करंट इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं पूरी अच्छे से लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? डेफिनेशंस भी आपको लिखवाऊंगा भाई सारी मैं, ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेशन मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। द करंट इज इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference applied across it, provided external conditions, like temperature etc, remain constant। देखो भाई, जो मैंने लिखा वही यहां पे आपको बताया था कि जो करंट है कंडक्टर में
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना अप्लाई करेंगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा, प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है तो फिर यह लॉ वैलिड नहीं रहता। टेम्परेचर के साथ कैसे सर? ये बातें अभी बाद की हैं, ठीक है ना, ये बातें अभी अगले लेक्चर की हैं, अभी इस लेक्चर की ये बातें नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए इस बात को बस आप पल्ले बांध लो कि यहां एक्सटर्नल कंडीशंस की टेम्परेचर वगैरह या और कुछ कंडीशन अगर होगी तो वो हमें क्या रख के चलनी है? कांस्टेंट रख के चलनी है। क्लियर है? ओके जी। तो ये है ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस क्या होता है जी? रेजिस्टेंस क्या होता है? अब V इज इक्वल्स टू आई आर, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। R इज द रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। R क्या है जी? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन, चार्ज के फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन मतलब चार्ज को फ्लो करने से रोक देना। मान लो ये तार है तो इस तार का कुछ रेजिस्टेंस है, इस तार का कुछ रेजिस्टेंस है, तो ये दिखाया है ना, ये क्या है? स्पीड ब्रेकर टाइप है, समझ रहे हो? दिस इज द स्पीड ब्रेकर टाइप। तो स्पीड ब्रेकर के जैसे बनाते हैं रेजिस्टेंस को भैया, ये इसका सिंबल है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आता है कि चार्ज के फ्लो करने को रोकने को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। रोकने को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, इसीलिए इसको स्पीड ब्रेकर के सिंबल से बनाया जाता है। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए सर, एब्सोल्युटली 100% क्लियर। बहुत अच्छी बात है, क्लियर होना ही चाहिए, ऐसा ना हो कि क्लियर ना हो, क्लियर तो होगा ही। ओके, क्लियर हो गया है सर। अच्छा, आगे भी है क्या सर? बिल्कुल सर, आगे भी है। ग्राफ, ग्राफ क्या है? अगर वी आई ग्राफ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ का मतलब हम वोल्टेज को रख रहे हैं वाई एक्सिस पे और करंट को रख रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करेगा, जो ओरिजिन से पास करेगा। सर ओरिजिन से पास क्यों करवाया? देखो भैया, किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। c होता है इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ठीक है ना, और एम एक्स, एम हो गई स्लोप और y और x। यहां पे क्या है? v इज इक्वल्स टू आई आर, तो इसको मानो v, स्लोप हो गई रेजिस्टेंस, ये करंट प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू आर आई प्लस 0। इसका मतलब इंटरसेप्ट तो हो गया 0 और इसकी स्लोप हो गई रेजिस्टेंस। y एक्सिस में क्या है? वोल्टेज, x एक्सिस में क्या है? करंट। समझ गए? इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से। कहां से पास करेगा ग्राफ? ओरिजिन से। करंट 0 तो वोल्टेज भी 0, ये पॉइंट कौन सा होगा? 0,0। करंट 0 तो वोल्टेज भी 0, और इसकी स्लोप क्या बताएगी? रेजिस्टेंस। स्लोप क्या बताएगी? इसकी रेजिस्टेंस बताएगी भाई। वी आई ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताने वाली है? रेजिस्टेंस बताने वाली है। हुआ? समझ में आया? वी आई ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगी? रेजिस्टेंस बताएगी भैया। ओके सर, अच्छा सर, समझ गए सर। अच्छा सर, अगर उल्टा बना दिया जाए, आई वी ग्राफ बना दिया जाए, बनेगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही, तो I इज इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू वी बाई आर हो जाएगा। इसको ऐसे लिखो, I इज इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू वोल्टेज प्लस 0 प्लस 0, यानी कि यह बन गया Y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट तो हो गया 0,
एक्स एक्सिस में वोल्टेज आ गई, वाई डायरेक्शन में करंट आ गया, स्लोप बन गई 1/r। तो इसकी जो स्लोप होगी वो 1/r होगी भाई, इसकी जो स्लोप होगी वो 1/r होगी। तो IV ग्राफ, ये IV ग्राफ है भाई, IV ग्राफ। वो कौन सा ग्राफ था? VI ग्राफ, वो VI ग्राफ था। और ये कौन सा है? IV ग्राफ। तो ये देख लेना कि Y एक्सिस में क्या है, बस आपको ये देखना है भाई, बड़ी ध्यान से आपको चीज ये देखनी है कि X एक्सिस में क्या चीज है और Y एक्सिस में क्या चीज है, ये ध्यान देने वाली बात है भाई। बाकी तो सब चल जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब चल जाएगा भाई। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई X एक्सिस में क्या है और Y एक्सिस में क्या है। समझ गए? पानी पी लिया यार मैंने थोड़ा सा। चलो अब एक सवाल देखो, ग्राफ में IV ग्राफ दिखा रखा है, बोर्ड के अंदर भी आ चुका है। PYQ है ये बोर्ड्स का PYQ है, ठीक है। उसमें क्या किया गया था, दो ग्राफ दिखा रखे थे, दो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए दो ग्राफ दिखा रखे थे। ये फर्स्ट कंडक्टर के लिए, ये सेकंड कंडक्टर के लिए। तो स्टेटमेंट क्या थी? IV ग्राफ्स फॉर टू कंडक्टर्स इज शोन। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कंडक्टर 1 का रेजिस्टेंस कंडक्टर 2 से ज्यादा है? बी ऑप्शन, क्या कंडक्टर 1 का रेजिस्टेंस कंडक्टर 2 से कम है? सी ऑप्शन, क्या दोनों के रेजिस्टेंस बराबर हैं? डी ऑप्शन की क्या हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्या हमें प्रिडिक्ट करने की हमारी औकात ही नहीं है। ये ऑप्शन तो तब टिक करना है जब हर तरीके से हार जाओ कि नहीं अब तो कोई चारा नहीं है ना। नहीं तो हम वैसे ही टिक कर देते हैं, सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे, हम ये टिक कर देते हैं। अरे आई होप अभी जो है आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन मैं क्या कहना चाहता हूं। दो कंडक्टर्स के लिए दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिए गए हैं, बड़ी सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं स्लोप किसकी ज्यादा है। देखने में देखो, सॉल्यूशन में अलग से कर रहा हूं, देखो मैं आपको पहले भी बताता हूं। कोशिश कीजिए कि जब आप कॉपी बना रहे हो, जब आप नोट्स बना रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जो क्वेश्चन है उसको अलग रखना है, उसी में चेंजेस नहीं करने लग जाने। क्वेश्चन की डायग्राम हमेशा अलग दिखेगी, आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए अलग डायग्राम बनाओगे। सर इसका क्या मतलब? क्योंकि जब आप बहुत देर बाद कॉपी पढ़ोगे, 2-3 महीने बाद जब आप रिवीजन करोगे, कभी तो करोगे ही ना, रिवीजन के बिना नहीं चल सकता काम। ऑब्वियसली कॉपी आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी भैया, है ना, अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने और नीट में भी अच्छे लाने हैं, ठीक है ना। नीट के लिए तो और पढ़नी पड़ेगी। तो अब ये मान के चलो कि भाई जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई ऐसी चीज ना हो जो हमने कई बार खुद बना देते हैं कुछ चीजें, जैसे मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। अब देखो एंगल, देखो किसका ज्यादा है, एंगल देखो किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का। अब स्लोप क्या होती है जी? tan थीटा होती है। थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, है ना। तो थीटा किसका ज्यादा? अब ये गिवन थोड़ी है, इसमें थोड़ी गिवन है, ये तो हमने खुद अंदाजा लगाया है। तो किसकी स्लोप ज्यादा है? 2 की। तो m2 ग्रेटर है m1 से। अब स्लोप होती क्या है इसकी? IV ग्राफ की स्लोप क्या होती है? 1/r। IV ग्राफ की स्लोप क्या होती है? 1/r। इसका मतलब 1/r2 1/r1 से ज्यादा है। दोनों को ऊपर ले आओ तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, तो R2 लेस देन R1 हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस किसका बड़ा है? 1 का। जिसकी स्लोप छोटी उसका रेजिस्टेंस बड़ा। भाई स्लोप किसकी बड़ी है? 2 की, लेकिन रेजिस्टेंस किसका बड़ा है? 1 का। तो 1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है जी।
क्लियर, 100% क्लियर होना चाहिए आपको पूरे तरीके से। अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना, ओम्स लॉ को हमने स्टडी कर लिया। अगली क्लास में हम रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे जो आपने 10th क्लास में देखा, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे करंट का, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का भी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, ये चीजें टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती हैं, क्योंकि आज मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बिजली से बच के रहिएगा, खंभों को मत छूइएगा, बारिश का मौसम चल रहा है तो खंभों को मत छूना भाई, ठीक है जी। और घर में भी नंगी तारों को भी मत छूइएगा, ऐसा नहीं कि बिजली का झटका ले लिया जाए। एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर हैं, उसमें वो एक सक्सेना जी होते हैं, तो उनको बिजली का जब शॉक मिलता है, जब कोई थप्पड़ मारता है तो वो आई लाइक इट, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इस तरीके का, भाई उन्हें तो बचपन से आदत है लेकिन आपको बचपन से आदत नहीं है, तो आप बच के रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा, और जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे बिजली से। बाय 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 बाय, टेक केयर।